अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में था वो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोकल, रीजनल या फिर ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ फैक्टर्स जो थे या कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज जो थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में को फेस करने पड़ रहे हैं तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कहते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है? हम कह रहे हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या जो हमारा क्लाइमेट है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एट ग्लोबल लेवल पे चेंज हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे चेंज होने की बेसिक वजह क्या है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसे सोर्सेज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे ग्लोबल क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज होने की क्या है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज भी होते हैं और बहुत सारे ह्यूमन कंट्रीब्यूशंस भी हैं। नेचुरल फिनोमिनाज क्या हैं? जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कोई ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेज जो है वो रिलीज होती है। जब वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेज रिलीज होती हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स की हम बर्निंग कर रहे हैं या फिर जो भी फ्यूल्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं उनकी जब बर्निंग होती है तो उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जो ये फॉरेस्ट में फायर होती है, फॉरेस्ट फायर या वुड बर्निंग होती है तो उसकी वजह से कोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाके अकोमुलेट होती है, एक पूरी लेयर बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ग्लोबल का क्लाइमेट है या जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ग्लोबल वार्मिंग का आपने एक वर्ड सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या? जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रही हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं। वो क्या करती हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके इर्द गिर्द एक लेयर बना लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे मैं बात कर रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक लेयर जो है वो डिवेलप कर देती है। अब क्या है, सन से जो है वो डिफरेंट रेडिएशंस आ रही है, जिसमें यूवी रेडिएशंस हैं, IR रेडिएशंस है। जब वो आती हैं अर्थ के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है उसकी वजह से क्या होती है कि वो सारी के सारी रेडिएशंस हमारी ज़मीन से जो है वो बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि काफ़ी हद तक कुछ अमाउंट जो है वो ज़मीन के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर रेडिएशंस ट्रैप होती जाएंगी तो उसकी वजह से वो क्या करेगी, हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। आप लोगों ने एक जनरल जो है इसके ऊपर एक स्टडी की गई, उसके अंदर फाइंड आउट किया गया कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कि हमारी जो ग्लोबल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो वार्म हो रही है और उसकी जो बेसिक वजूहात है, उसकी जो बेसिक रीजंस हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कुछ वजूहात हैं, इसके अलावा कुछ ह्यूमन कंट्रीब्यूशंस हैं कि जो हम हमारे अपने नेचुरल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कर रहे हैं, या फिर हम फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम अपने घरों के जो ट्रांसपोर्टेशन का जो बेजा इस्तेमाल है उसकी वजह से वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और जाके वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से रेडिएशंस को वो अर्थ से इमिट नहीं होने देती, रिफ्लेक्ट होकर जो है वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसे बाहर नहीं जाने देती और वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। इसके अलावा जो इफेक्ट होता है वो ग्रीन हाउस होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए, जैसे मैंने आपको जनरल में बताया कि सोलर रेडिएशन पास थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर इन कमिंग सोलर रेडिएशन 343 वाट पर मीटर के यहाँ पे लिखा है। सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं, क्या जो भी हमारा क्लियर एटमॉस्फेयर है सन से क्या करती है, हमारी अर्थ की तरफ जो है वो ट्रेवल करती है। सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। कुछ रेडिएशन जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इज लॉस्ट इन स्पेस। कुछ तो स्पेस के अंदर चली जाती हैं, लेकिन कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो भी हमारे मुख्तलिफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स बनाती हैं और क्या करती हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली वार्म करने का बायस बनती है। Surface gain more heat and infrared radiations is emitted again and is converted into heat, causing the emission of long waves radiation back to the atmosphere. Solar energy is absorbed by the earth surface and warms it. जो भी solar energy होती है जो कि हम कहते हैं कि हमारी अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से स्पेस में नहीं जा पाती, वो क्या करती है, हमारी अर्थ के अंदर ही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपने सुना होगा कि उसको हम कहते हैं, या फिर हम अपने ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसको। मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं ग्रीन हाउस गैसेस के? डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके अंदर नेचुरल कॉजेज हैं, बहुत सारी नेचुरल सोर्सेज, जैसे मैंने आपको कहा था कि वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। एनर्जी प्रोडक्शन मतलब क्या कि हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, तो जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल के तौर पर जो है वो गैशियस मटेरियल जो है वो जनरेट होता है।
इंडस्ट्रीज से आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ का मुख्तलिफ जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वॉलेटाइल फॉर्म में जो है वो जनरेट होता है। जब वो इन्वायरमेंट के अंदर जाता है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस की इमिशन का बायस बनता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स जो है वो यूज़ करते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो रही है। आपको देखा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह हर किसी ने जो है वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा फ्यूल्स की बर्निंग होगी, और जब फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होती है वो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जाके एक लेयर बनाती है, और वो लेयर क्या करती है, रेडिएशंस को जो है वो अर्थ से बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं और वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। लैंड यूज़, लैंड का इस्तेमाल, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी डिफॉरेस्टेशन कॉज करें। डिफॉरेस्टेशन होगी अगर हम कहते हैं फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो जो हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करने के लिए हम कहते हैं कि फॉरेस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट, अच्छा उसके अलावा डोमेस्टिक सोर्सेज भी क्या बनते हैं, बहुत सारी जो लाइक दैट, अगर मैं डोमेस्टिक सोर्सेज में कहूँ कि हम अपने गार्बेज को, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, मेटल्स भी होंगी, कोई मेटलॉइड्स भी होंगे, एक प्लास्टिक होती है, रबड़ होती है, जब हम उनको कलेक्टिवली बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या नाम है, गैशियस मटीरियल रिलीज होता है। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक सोर्सेज के अंदर अगर हम कहें कि जो हम डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करते हैं, उन ट्रांसपोर्ट्स के अंदर फ्यूल की जो बर्निंग होती है वो भी क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन का बायस बनती है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, कि किस तरह से क्लाइमेट जो है वो हमारा चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्या क्या रीजंस हैं वो हम यहाँ पे देखें। हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, कोस्टल एरियाज़ मतलब जो हमारे जितने भी बीचेस वगैरह हैं उन पे इफेक्ट होता है, स्पीशीज़ एंड नेचुरल एरियाज़ जो है वो उनको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन भी हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है और उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो सकता है, तीन मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो है टेम्परेचर, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेसिपिटेशन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्मोक या ये चीज़ें जो हेज वगैरह जो प्रोड्यूस होती हैं। सी लेवल राइज, ऑब्वियसली अगर हमारी जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होते हैं, जो पोलर कैप्स होते हैं या आइस ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो मेल्ट होते हैं, और जब वो मेल्ट होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीज है उनका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जब ये आइस ग्लेशियर्स या आइस कैप्स ये मेल्ट होंगे तो वाटर का लेवल जो है वो सीज के अंदर इंक्रीज करता है। इम्पैक्ट्स इनके क्या क्या हैं, हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या है, वेदर रिलेटेड मोर्टेलिटी, इन्फेक्टिशियस डिजीजेज और एयर क्वालिटी या रेस्पिरेटरी इलनेस होते हैं। हेल्थ के ऊपर डिफरेंट वे से जो है वो इम्पैक्ट करती हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या होती हैं कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, सेकंड क्या कहते हैं इन्फेक्टिशियस मुख्तलिफ इन्फेक्शन डिजीजेज होना स्टार्ट हो जाती है, एयर की क्वालिटी अगर रो होगी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें होते हैं, क्योंकि अगर एयर के अंदर कोई भी ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं, कंटेमिनेंट हैं या कार्सिनोजेनिक हैं, तो वो क्या करते हैं सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, ऑब्वियसली अगर हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा या इम्पैक्ट अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारी वो एग्रीकल्चर को भी जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, जिसके अंदर क्या है क्रॉप यील्ड्स और इरिगेशन डिमांड्स। क्रॉप यील्ड का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट वेदर की कंडीशंस चेंज हुई, तो ऑब्वियसली जो हमारे क्रॉप्स की यील्ड का मतलब ये कि हमारे पास जो फसल हो रही है उसकी जो कितनी अमाउंट के अंदर, कितनी क्वांटिटी के अंदर कोई भी हमारी फसल होनी है उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट जो है वो इफेक्ट होती है अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि बहुत सारी फसलें या बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है वो ग्रो नहीं कर पाती प्रॉपर। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा या क्लाइमेट के अंदर कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो इफेक्ट करती है तो वो उसकी यील्ड को इफेक्ट करते हैं। इरिगेशन डिमांड का मतलब ये है कि हम जो अपना इरिगेट करते हैं, अपना जितना भी एरिया है जहाँ पे हम अपनी फसलें लगा रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी काश्तकारी कर रहे हैं, वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगी जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। इरिगेशन डिमांड्स के अंदर एक अगर हम देख सकते हैं कि मेनली अगर हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो उसके लिए वाटर की जो डिमांड है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट इम्पैक्ट, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज है वो फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। चेंज इन फॉरेस्ट कंपोजिशन, क्लाइमेट चेंज होगा तो फॉरेस्ट की कंपोजिशन चेंज होगी। शिफ्ट जियोग्राफिक रेंज ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट की हेल्थ और क्योंकि हम कहते हैं टेम्परेचर अगर चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश नहीं हो पाएगी, ह्यूमिडिटी लेवल चेंज होगा, प्रेसिपिटेशंस लेवल चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो हमारी जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको इफेक्ट करता है। वाटर रिसोर्सेज इम्पैक्ट, चेंजेस इन वाटर सप्लाई, वाटर क्वालिटी, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर वाटर सप्लाई को जो है वो चेंज कर सकते हैं, वाटर चेन को इफेक्ट कर सकता है, वाटर की क्वालिटी को जो है ग्लोबल
क्लाइमेट चेंज होगा तो वाटर की क्वालिटी इफेक्ट होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इंक्रीज वाटर कंपटीशन फॉर वाटर, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे जैसे अगर हम एग्रीकल्चर इम्पैक्ट के लिहाज से देख रहे हैं कि इरिगेशन डिमांड बढ़ जाएंगी, वाटर सप्लाई मोर रिक्वायर्ड होगी, तो उससे हम कह सकते हैं कि और दूसरा ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चाहे ग्रीन हाउस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि एक कंपटीशन जो है वो डिवेलप हो जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं? इरोजन ऑफ बीचेस, जो डिफरेंट कोस्टल एरियाज मतलब जो हमारे सीज के इर्द गिर्द के एरियाज हैं उनके ऊपर क्या होता है? इरोजन ऑफ बीचेस क्या मतलब कि जो बीचेस होते हैं उनके ऊपर कटाव, मतलब क्या कि मट्टी वगैरह जो भी होती है उनकी वो फ्लो कर जाती है। इसके अलावा क्या होता है? कॉस्ट टू डिफेंड कोस्टल कम्युनिटीज़, और कोस्टल के पे जो रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम कहेंगे कि वाटर लेवल बढ़ गया है तो ऑब्वियसली वो भी कोस्टल कम्युनिटीज़ को इफेक्ट करेगा। सेकंड, अगर उस एरियाज़ की इरोजन हो गई है, बहुत सारी अमाउंट के अंदर जो है वो मट्टी या जो भी एरिया है वो फ्लो कर गया है, तो वो भी क्या करता है? हमारी कोस्टल लाइफ को इफेक्ट करता है। स्पीशीज़ एंड नेचुरल एरियाज़ क्या है? शिफ्ट इन इकोलॉजिकल जोन्स, लॉस ऑफ हैबिटेट स्पीशीज़। अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो इकोलॉजिकल जोन्स को भी इफेक्ट करेगा, इकोलॉजी को, हमारे जो भी इन्वायरमेंट है या जो भी हमारी अर्थ है उसकी इकोलॉजी को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा सेकंड क्या हो सकता है? लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज़। बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी लैंड को इफेक्ट कर रहा है, हमारी जो है वो फॉरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, हमारी जो प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ का हैबिटेट, क्योंकि अगर आप वाटर की जो भी एक लिहाज से कहें कि वाटर की जो भी क्वालिटी अगर वो इफेक्ट होगी तो भी हम कह सकते हैं हैबिटेट लॉस हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारी लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो इफेक्ट होगी तब भी हम कह सकते हैं कि हैबिटेट को इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो लॉस ऑफ हैबिटेट का कॉज भी बनता है। नेशनल मेजर्स, नेशनल मेजर मतलब कि हमें नेशनल लेवल पे कौन कौन सी मेजर्स या कौन कौन सी रेमेडीज़ लेने की ज़रूरत है जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, हमें क्या करना है कि अपने इन्वायरमेंट को अगर हमें नीट एंड क्लीन रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम कोई भी ऐसे जो प्रोसेस बना रहे हैं, चाहे हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, कोई प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि हम क्लीन या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करें। इन्वेंट्री ऑफ सोर्सेज एंड सिंक्स, हम जो भी हमारे सोर्सेज हैं या उनको हम किस तरह से जो है वो इन्वेंशन करवा सकते हैं उनके अंदर, और किस तरह से हम उनको जो है वो वेस्ट होने से या हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म होने से जो है वो सेव कर सकते हैं। क्लीनर टेक्नोलॉजी जैसे मैंने पहले बताया कि हम टेक्नोलॉजीज़ को अपनी नीट एंड क्लीन किस तरह से कर सकते हैं कि उनके रिजल्ट्स में अगर कोई भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या वो टेक्नोलॉजी जो भी बन रही है उसके हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर मिनिमम इफेक्ट हो। इन्हांस सिंक्स एंड रिडक्शन ऑफ सोर्सेज, अपने जो है वो रिसोर्सेज उनको किस तरह से सेव करें, किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको रीयूज़ रीसाइकिल करें, और किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो उनका यूज़ जो है वो रिड्यूस करें ताकि इन फ्यूचर जो है हम उन रिसोर्सेज को अपने लिए सेव कर सकें। कार्बन ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन वजह बनती है ग्लोबल वार्मिंग की या ग्रीन हाउस की, तो कार्बन ट्रेडिंग मीन्स कि हम कार्बन की एमिशन को, कार्बन को इन्वायरमेंट में जाने से, कार्बन का इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होने से मैक्सिमम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उस पर काम करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट लेजिस्लेशन, मुख्तलिफ जो रेलिवेंट लेजिस्लेशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। एडेप्टेशन मैयर्स का मतलब ये है कि हम ऐसी मैयर्स को अडॉप्ट करें कि जो हम कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जिनका इफेक्ट जो है वो मिनिमम हो, और सेकंड ये हो सके कि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें जिस हद तक हो सकता है। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो है ओजोन डिप्लीशन। आपको पता है कि ओजोन क्या है? हमें जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरे अर्थ है इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अर्थ से आने वाली इफेक्टिव इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो उनसे हमें सेव रखती है। अब क्या है कि हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया है, उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी अमाउंट के अंदर ऐसे गैशियस मटीरियल्स रिलीज़ होते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो क्या करते हैं इस ओजोन के साथ इंटरेक्ट करके और इस ओजोन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन का मतलब बेसिकली क्या है कि जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीट होना, उसका कम होना, उसका रिड्यूस होना, उसके अंदर होल्स हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। और ओजोन अगर डिप्लीट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, जिन सन की जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जिनसे हमें प्रोटेक्शन हमारी ज़रूरी है, तो ये ओजोन डिप्लीशन, ओजोन जो है वो हमें उन रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है कि ओजोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट्स मीन कि इसके अंदर होल्स हो रहे हैं, रिड्यूस हो रही है। तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से एक मेन वजह या मेन प्रॉब्लम हम इन्वायरमेंटल कह सकते हैं कि ओजोन की डिप्लीशन है।
मेजर कॉन्सर्न्स क्या क्या है, मेजर कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से जो है वो होती है, एक्सपोजर टू सोलर यूवी रेज इफेक्ट्स ऑन, किस किस चीज़ पे इफेक्ट करती है सोलर ओजोन किस पे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करती है, लाइक मैं अगर कहूँ कि बहुत सारी इन्फेक्टिशियस डिजीजेस कॉज करती है, कैंसर कॉज करती है, इम्पेयर्ड ह्यूमन सिस्टम कॉज करती है, क्रॉप्स को इफेक्ट करती है, हमारा जो भी इको सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है, बायोकेमिकल साइकिल्स जो रन कर रहे हैं उन पर, एयर की क्वालिटी को, प्लास्टिक, वुड और कॉटन की बर्निंग जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स या ऐसे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि हमारी ओजोन की डिप्लीशन का बाइस बनते हैं। मेजर कॉजेज यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी ओजोन डिप्लीशन की कॉजेज है। फर्स्ट वन लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर। आपको पता है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो कंप्रेस्ड गैस मौजूद होती है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर मौजूद है, एसीज के अंदर मौजूद है, और हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जब भी हम रेफ्रिजरेटर्स या ये एसी वगैरह यूज़ करते हैं तो इनसे क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, ओजोन के साथ इंटरेक्ट करके ओजोन को जो है वो डिप्लीट करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से क्या है कि ओजोन लेयर के अंदर होल्स है होल। नेक्स्ट है फॉर्म ब्लोइंग या रिजिड इंसुलेशन फॉर्म्स। जो आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो रूफ्स वगैरह होती हैं उनकी इंसुलेशन के लिए फॉर्म्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो फॉर्म्स होती हैं वो भी बेसिकली क्या कॉज करती हैं, उनके अंदर से भी ऐसे केमिकल्स इमिशन होते हैं, ऐसे गैसियस मटेरियल के इमिशन है जो क्या करती है हमारी ओजोन को डिप्लीट करने का बायस बनती है। फायर एक्सटिंक्शन, जो फायर एक्सटिंक्शन यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर जो गैस मौजूद होती है, जो मटेरियल मौजूद होता है, वो भी एक बड़ी वजह है ओजोन की डिप्लीशन की। पेस्ट कंट्रोल, सॉइल फ्यूमिगेशन है। पेस्ट कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स यूज़ की जाती हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए होते हैं। सॉल्वेंट्स यूज़ फॉर क्लीन प्रिसियन पार्ट्स, मुख्तलिफ जो मशीन्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको क्या करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं या डिफरेंट एजेंट्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर ऐसे केमिकल मटेरियल्स मौजूद हैं जो कि ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनते हैं। क्लाइमेट चेंज लाइक मैंने जैसा कहा कि हमारा क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बन रही हैं, इसके अलावा जो है क्या है कि हमारी जो डिफरेंट हम कह रहे हैं कि बर्निंग हो रही है या फिर वॉल्केनिक एरप्शन हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है डिफरेंट अमाउंट के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स और गैसेज जो है वो इमिट होती हैं जो कि ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनती हैं। नेक्स्ट आ गया एसिड रेन। एसिड रेन क्या है बेसिकली, एसिड रेन को भी हम जो है एक प्राइमरी जो है वो फैक्टर कंसीडर करते हैं या फिर प्रॉब्लम इशू जो हमारे एनवायरनमेंट को फेस करना पड़े उसको हम कंसीडर करते हैं। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन रिजल्ट प्राइमरली फ्रॉम emission of sulfur dioxide and nitrogen oxides into the air। एसिड रेन कब प्रोड्यूस होती है कि जब हमारे जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हम फ्यूल्स की बर्निंग करते हैं, अगर फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर ये गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड कह रहे हैं, हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कह रहे हैं, ये इमिट होते हैं। जब इनकी इमिशन होती है तो ये जब हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, वाटर मौजूद है, तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, वाटर मौजूद है मॉइस्चर की फॉर्म में, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ इंटरेक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ इंटरेक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, और जब वो वाटर रेन के साथ मिक्स होके वापस से अर्थ पे आता है तो वो क्या काज करता है, जब रेन के साथ इंटरेक्ट करेगा, रेन के साथ मिक्स होगा तो वो एसिड जो रेन है उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। अब जब हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इन केमिकल्स की इमिशन जितनी ज़्यादा होगी तो जब भी हम कहते हैं कि रेन होगी तो एसिड रेन का होगी, और एसिड रेन की वजह से क्या हो सकता है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एसिड रेन जो होती है वो क्या करती है, एक तो बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं उनकी जो ऊपर जो मार्बल वगैरह यूज़ होता है उनकी कोरेजन का बाइस बनती है। मेन सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए कोल बर्निंग एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स यूज़ के, जितने ज़्यादा हम कोल्स की बर्निंग करते हैं या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं उनकी बर्निंग की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट होती है, जो वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है उनके साथ इंटरेक्ट करके जो है वो एसिड्स बनाती हैं, और वो एसिड्स जो है वो रेन की फॉर्म में या रेन के साथ जो है वो वापस से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एंटर होते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जैसे हमने देखा है कि क्या है कि मुख्तलिफ बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे अगर हमने इंडियन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ना कंट्रोल किया तो उससे क्या होगा कि जो हमारे कुदरती रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। और इसके अलावा सेकंड क्या है कि जो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो इस्तेमाल है वो कोई प्रॉपर मैनेज्ड वे में नहीं करते, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ नहीं करते, कोई हम ऐसे मेथड्स नहीं यूज़ करते कि हम उनके जो है वो एक प्रॉपर वे में मैनेज करके उन रिसोर्सेज को यूज़ करें, ताकि इन फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकें, अपने उन सारे के सारे रिसोर्सेज को जो है वो सेव रख सकें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, लाइक अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूँ कि लैंड के यूजेस के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, हमने लैंड को यूज़ करना है। अब लैंड के लिए यूज़ के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे मेन काम करते हैं वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें कि उस लैंड को यूज़ कर सकें। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे एक तो हमारी जो प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होती है। इसके अलावा उस एरिया में रहने वाले बहुत सारे हमारे जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट्स लॉस होते हैं। तो जब हैबिटेट्स लॉस होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड हो सकती हैं या एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि जब हमने लैंड का यूज़ किया तो हमने क्या किया, जब हमने उसको लैंड को यूज़ किया तो हमने बहुत सारे जो जितने भी एनिमल्स या स्पीशीज़ उस एरियाज़ के अंदर रह रहे थे तो हमने उनका नेचुरल जो हैबिटेट था वो हमने उनका ख़त्म कर दिया। और उस नेचुरल हैबिटेट के ख़त्म होने की वजह से क्या हो सकती है कि वो जो भी स्पीशीज़ जो उसके उस एरियाज़ में रहती हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से क्या है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो ऑब्वियसली जो वुड हमारे पास एक नेचुरल सोर्स के तौर पर मौजूद थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लैंड की हमारे इरोजन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो लैंड हमारी है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो लॉस्ट हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको इफेक्ट करती हैं। इन दी एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि हमें किस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। इन्वायरमेंट यूज़ ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक तो हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, सेकंड एनर्जी को यूज़ करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं। और अगर हम पोल्यूशन कॉज करेंगे तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम इफेक्ट करते हैं। इस तरह से क्या होगा कि अगर हम एनर्जी का यूज़ करें, अगर हम प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि हम उसको एक इंसान के फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका कोई इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या कोई यूज़ इस वे में कर रहे हैं कि वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकता है कि ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो इफेक्ट हो सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ कॉज कर सकता है। आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने क्या देखा कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इशू देखे कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्लोबली लेवल पे, रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो है वो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो मुख्तलिफ वाटर पोल्यूशन हैं या एयर पोल्यूशन है या जो लैंड पोल्यूशन है या जो थर्मल पोल्यूशन है वो क्या होती है, उनके बेसिक कॉजेज़ क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके।